जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़े थे धीर सिंह नावरी शिक्षा मणिकरण की बुक और हम पेज नंबर कुछ 106 पढ़ चुके थे और अब पढ़ने वाले हम कुछ पेज नंबर 107। ओके, तो शुरू करते हैं। पेज नंबर 107 में क्या गिवन है। तो देखो पेज नंबर 107 कुछ व्यक्तित्व के बारे में होगा, क्योंकि इससे पहले अपन व्यक्तित्व को अच्छे से पढ़ चुके हैं। ओके, देन अब हम देखेंगे कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं हमने व्यक्तित्व के बारे में। अब यहाँ देख लेते हैं कि पेज नंबर 108 में क्या गिवन है। देखो पेज नंबर 108 है वो व्यक्तित्व के बारे में क्या बता रहा है। तो ये एक यहाँ हम सिद्धांत पढ़ रहे थे, इससे पहले जस्ट सिद्धांत वाली हेडिंग शुरू करी। तो बेसिक सी बात है कि हम यहाँ सिद्धांत ही कवर करने वाले। तो देखो सबसे पहले हम कुछ यहाँ का जो सिद्धांत है वो मनोभूति के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मतलब यहाँ बेसिकली हम मनोभूति के सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले, जो फ्राइड के द्वारा दिया गया है, जिसमें वो कहता है कि कुछ चेतन मन होता है, अचेतन मन होता है और एक और कुछ अपने अर्ध चेतन मन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ 3 मन के इसने प्रकार बताए। इसके अलावा देखो कुछ बातें और होगी, जैसे कि व्यक्तित्व की गतिकी के विभिन्न भाग और फ्राइड का मनोलैंगिक विकास। अच्छा, तो हम बेसिकली ना जो फ्राइड के जो सिद्धांत है ना उसको 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो गति के आधार पर, और एक संरचना के आधार पर सबसे पहले, उसके बाद गति के आधार पर और उसके बाद कुछ मनोलैंगिक विकास। ये 3 तरीके के विकास दिए हैं फ्राइड ने। मतलब विकास के जो फ्राइड ने जो विकास का सिद्धांत दिया ना उसके 3 हिस्से कर सकते हैं अपन। तो पहले, दूसरे, तीसरे, इन तीनों हिस्सों को अच्छे से पढ़ने वाले। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन फर्स्ट हिस्से से। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कुछ आकार वाले मॉडल कौन से हैं। तो देखो फ्राइड का आकार वाला मॉडल कुछ यहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म हो रहा है, कुछ यहाँ पे खत्म हो रहा है। आकार का मॉडल, आकार जानते हो, उसने व्यक्तित्व के ना मनोगति की उपागम, आकार मॉडल या फिर मनोगति की उपागम। पहला हमारा कुछ गति की, आकार या गत्यात्मक। हाँ, तो ये जो पहली कैटेगरी ना कि व्यक्तित्व की संरचना, इस वाली कैटेगरी को पढ़ रहे हैं अपन। फिर इस वाली कैटेगरी को पढ़ेंगे, यानी व्यक्तित्व की गति की वाले कैटेगरी को पढ़ेंगे। ये फ्राइड ने बताया है कि इस सिद्धांत के 3 भाग होते हैं। तो पहले भाग को पढ़ रहे हैं, फिर दूसरे को पढ़ेंगे, देन हम तीसरे भाग को पढ़ेंगे। एक भाग को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो आकार के आधार पर या गति के आधार पर फ्राइड ने कितने हिस्से करे, 3 हिस्से करे। एक तो होता है ईगो, एक होता है सुपर ईगो, और एक होता है एक ईड होता है, फिर ईगो होता है, फिर सुपर ईगो होता है। ये 3 हिस्से हो जाते हैं। ठीक है, तो ईड जो होता है वो पशु वाला होता है, और बीच वाला जो होता है ना ईगो, ये इंसान वाला, तो इंसान के भीतर इंसान। सुपर ईगो जो होता है वो इंसान के भीतर देवत्व की अभिव्यक्ति। इस तरीके से 3 हिस्से बताए इन्होंने। तो आकार में है कुछ अच्छा, ये है गत्यात्मक और ये है आकारात्मक, गति की और मन। ठीक है, जो मैंने आपको बताया ना ये है तो पहले की, लेकिन पहले के भी 2 हिस्से कर दिए इन्होंने, एक गति वाला, एक आकार वाला। ठीक है, तो ये पहले हिस्से के दूसरे के कुछ पहले हिस्से के 2 हिस्से कर दिए, जिसमें से दूसरे हिस्से की बात कर ली हमने। अब पहले हिस्से की बात कर लेते हैं। देखो पहले हिस्से में कुछ चेतन मन, अर्ध चेतन मन और अचेतन मन, इस तरीके से 3 चीजें आती है। और यहाँ पे मैंने बता दिया कुछ ईड है, सुपर ईगो और कुछ अपने ईगो है, इस तरीके से ना। तो हमको फटाफट से देख लेना। देखो चेतन मन को जानते हो आप, चेतन मन आपका कुछ 1/10 भाग होता है। इसमें जो सारी कॉन्शियस चीजें होती है ना, जो हम कर रहे होते हैं डेली रूटीन में, वो सारी आ जाती है। अर्धचेतन को जानते हो, अर्धचेतन में बेसिकली वो चीजें आती है जो हम याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर कोशिश करते हैं चीजें याद आ जाती है, वो सारी चीजें इसमें आती है अर्धचेतन में। और अचेतन में देखो, अचेतन मन वो होता है जो आपको पता ही नहीं चलता कि आपके अचेतन में क्या चल रहा है। अचेतन मन बहुत बड़ा मन होता है, मन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इसमें बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारी दबी हुई भावनाएं, इच्छाएं सब दबी हुई रहती है। ठीक है, तो बेसिक सी बातें जान ली। अब देखो यहाँ पढ़ लेते क्या, यहाँ यही जानकारी है, तो यही बातें होगी। इसका संबंध वर्तमान वास्तविकता से होता है, नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदर्शों का भंडार होता है। देखो नैतिकता मतलब हम है ना, इसमें जो हम अभी है ना वर्तमान में कॉन्शियसनेस में होते हैं, कॉन्शियसनेस में, तो कॉन्शियसनेस में नैतिकता, सामाजिकता सब अच्छी बात इसी में आती है। बर्फ के तैरते टुकड़े के ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, उससे इसकी तुलना करिए। तात्कालिक जानकारी बिना प्रयास किए स्मरण आ जाता है। ये अर्धचेतन और अचेतन का प्रतिबंधक का कार्य करता है। मतलब ये बाहर की जो, मान लो हमारे भीतर कुछ मन हो रहा है कि इसको चाटा मारते, तो ये बाहर नहीं आने देते, प्रतिबंधक का काम करता है। ये डोर का काम करता है, डोर कीपर का काम करता है, गेट कीपर का काम करता है। अब देखो ये अर्धचेतन मन में क्या बताया गया। देखो अर्धचेतन मन जो होता है ना, ये जैसे किसी को कोई वस्तु देकर भूल जाना, प्रयास करने पर जानकारी आ जाना, ना चेतना ना अर्धचेतना। मतलब हम कोई चीज याद करते हैं ना, जैसे हमने कुछ याद करा फिर भूल जाते हैं, फिर एग्जामिनेशन हॉल में जाकर सोचते है ना, दिमाग को जोर डालते क्या था, तो वो सारी बातें यहाँ अर्धचेतन में आती है। उसके बाद अचेतन में क्या आता है, देखो जो कभी हमको पता ही नहीं चल पाता कि हमारे अचेतन में क्या है। हमारे सपने हैं, हमारी कामुकता है, हमारी कोई इच्छा दब गई तो वो 9/10 भाग होता है ये। और ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है हमारे व्यक्तित्व पर। ये जो आपकी दबी हुई भावना है ना, आपने क्या क्या दबाया अंदर, ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। इसको थोड़ा पढ़ो। देखो सबसे ज्यादा बड़ा होता है ये, दबित भावनाओं का भंडार होता है, सर्वाधिक सबसे ज्यादा प्रभावित करता है आपके व्यक्तित्व को। ये स्वप्न अवस्था में इसका संबंध सम्मोहन, गलती से निकलने वाले शब्द, ऐसे आप पता कर सकते हो आपके भीतर क्या सपने में कभी गलती से कुछ बोल दिया आपने। वो दमित, कामुकता, अनैतिकता सब इसी में आती है। गत्यात्मक होता है तथा छद्म रूप में होता है, व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होता है। ये आपके नियंत्रण में नहीं होता है। आप होता तो बनता तो हम ही से, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसी से तो बना हमारा चेतन, लेकिन आपके कंट्रोल से बाहर होता है। फिर ये राजा होता है आपके मन का। निंद्रा, भ्रमण, सपनों में चलना, समस्या का अचानक समाधान करना, स्थैर्य, चेतनाहीन, ये सब इसमें आता है। आप सपने में चलने लग जाते हो, सब काम इसमें आते हैं।
कोई असामान्य काम कर दिखाते हो, वो भी आपके अचेतन की देन होती है। तो पता चला ना, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तुम्हें। अब ये देखो, गद्यात्व में क्या था, ईरा जाता है, ईगो आता सुपर, ये तो बहुत बहुत ईजी जान। ईड में क्या था, आपकी जो इच्छाएं होती है, आप बस पूरा करना चाह रहे हो किसी भी हालत में, वो सब। जैसे कि जन्म के साथ ही होता है ये आनंद वाला सिद्धांत, मतलब यूं कि हमने चॉकलेट देख ली तो वो चॉकलेट खानी है तो खानी है, कुछ भी हो जाए बस लौटने लगेंगे, है ना। बस ये सारी बातें आ जाती है इसमें। जन्म के साथ आनंद का सिद्धांत है, ये चेतन मन का स्वामी होता है इसका, ये अचेतन मन का स्वामी होता है इसका संबंध अमित इच्छाओं और वासनाओं से होता है। ये सबसे पहले विकसित होता है खाओ पियो मौज करो। देखो सब छोटा बच्चा होता है ना, वो इसी अवस्था में होता है। और अचेतन मन भी ऐसा ही होता है, वो सिर्फ सुख चाहता है, तो सुखवादी होता है बिल्कुल, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। भले ही जैसे इसको करना है तो करना है, पाना है तो पाना है। रियलिटी में मान लो ये ज्यादा ठीक नहीं है, मान लो इस तरीके से चॉकलेट लेना, मान लो चॉकलेट खाने की इच्छा हो रही है तो उठा लो बस, पैसे नहीं है तो ये रियलिटी से दूर होता है। और ईगो, ये देखो ये थोड़ा ठीक होता है, चॉकलेट खाने की इच्छा हो रही है तो चॉकलेट पैसे से खरीदो, ये थोड़ा वास्तविकता को भी ध्यान में रखता है ना। मतलब ये थोड़ा बाद में विकसित होता है, और इसमें थोड़ा थोड़ा है ना समझदारी आ जाती है। देखो ये 2 साल के बाद विकसित होता है ये, और वास्तविक होता है ये चेतन अर्धचेतन तीनों स्तर पर निर्धारित है। चेतन उनका स्वामी होता है ये, हाँ चेतना का स्वामी होता है, इसका संबंध वर्तमान वास्तविक तथा मानवता से होता है। यह पूर्णतः सुख देना है आदर्शवादी व्यक्तित्व की कार्यपालक शाखा महत्व है और मनोवैज्ञानिक वातावरण से उत्पन्न अभियोजन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो बेसिक बात है, कुछ नहीं, सपनों पर नियंत्रण करता है, सभी महत्वपूर्ण निर्णय बुद्धि से कार्य करना था। सिपाही के रूप में, देखो सिपाही के रूप में कार्य करता है ना, अंदर की भावनाओं को नहीं आने देता। ये देखो सुपर ईगो को भी 4 साल तक आता है बच्चे में कि मेरी चॉकलेट आधी मैं दूसरों को दूंगा, आधी खुद खाऊंगा, ये वाली भावना। आदर्शवादी होता है, इसका संबंध देवत्व से होता है। चेतन अर्धचेतन तीनों ही रूपों में, तीनों ही होती है, यह चेतन अर्धचेतन व अचेतन तीनों ही होती है। क्या ये चेतन और चेतन अचेतन तीनों ही थी, ये पता नहीं क्या कहना चाहने। और यह आदर्शों नैतिक मूल्यों की बात करता है। मत करो, ये मत करो, वो मत करो, अवास्तविक होता है, ये भी अवास्तविक होता है। देखो आदर्श को भी अवास्तविकता बताया कि ये रियलिटी नहीं हो सकती, बहुत ज्यादा वास्तविकता भी कि कोई बात नहीं, मतलब कि वो एक ये यूं कह रहे कि आप बहुत ज्यादा आइडल बन गए ना, मतलब बहुत ज्यादा आदर्शवादी बन गए तो वो भी अवास्तविकता होगा, ये भी रियलिटी पे नहीं उतर सकता, ये भी बैकग्राउंड पे नहीं, मतलब एक धरातल पे नहीं उतर सकती ये बातें भी। सामाजिक वातावरण से उत्पन्न सहवर्ती इच्छाओं का प्रतीक, जैसे प्रेम करना, प्रेम पाना। अब देखो व्यक्तित्व की गति की विभिन्न भाग, तो पता चल गया ना, बहुत बेसिक बात है, इनको बहुत ज्यादा समय लेने की जरूरत नहीं। इनमें से क्वेश्चन आएंगे आप ऐसे ही कर लोगे, क्या चेतन क्या होता है, चेतन क्या होता है ना, अर्धचेतन क्या होता है, और कुछ हमारे ईगो क्या होता है, सुपर ईगो क्या होता है, और ईड क्या होता है, पता चल गया ना। ईड बचपन वो जानवर वाला, और ईगो क्या हो जाता है, ईगो हमारे इंसान के भीतर इंसान, सुपर ईगो क्या होता है, देवत्व के व्यक्ति है ना। अब ये देखो व्यक्तित्व की जो गतिकी के विभिन्न भाग कौन से हो सकते हैं। देखो फ्राइड ने मूल पर गति की, मतलब जो तीसरा मॉडल था ना, देखो एक तो संरचना वाला देख लिया हमने, उसके बाद हमने व्यक्तित्व की एक संरचना है, व्यक्तित्व का एक विकास वाला है, व्यक्तित्व की संरचना वाला है, व्यक्तित्व की गति की है, व्यक्तित्व का गति की मॉडल है, व्यक्तित्व का संरचना मॉडल है, और तीसरा हमारे व्यक्तित्व के विकास का मॉडल। ये 3 मॉडल दिए हमने, है ना। तो फ्राइड के अनुसार इन 3 हिस्सों को पढ़ना था हमको। तो पहला हिस्सा देख लिया हमने, जिसको अपन कहते हैं व्यक्तित्व की संरचना। अब दूसरा हिस्सा देखेंगे व्यक्तित्व की गति की मॉडल, ये रहा दूसरा हिस्सा, व्यक्तित्व की गति की, ये रहा व्यक्तित्व गति की। तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, मूल प्रवृत्तियां, अहम रक्षात्मक युक्तियां, ये सब पढ़ते हैं। तीसरा क्या है, व्यक्तित्व का मनोलैंगिक विकास, जो अपन यहाँ से पढ़ेंगे। अभी गति के पढ़ रहे अपन। देखो गतिकी में व्यक्तित्व, इसने क्या बताया, फ्राइड ने गतिकी में बताया कि अहम रक्षात्मक कुछ ये कहते हैं कि इरोस क्या होता है, थेनाटोस क्या होता है, वास्तविक दुश्चिंता क्या होती है, तंत्रिका दुश्चिंता क्या होती है, नैतिक दुश्चिंता क्या होती है, अहम रक्षात्मक युक्तियां क्या होती है। तो इसमें किस किस के बारे में पढ़ते हैं, मूल प्रवृत्ति के बारे में पढ़ते हैं तो मूल प्रवृत्ति के बारे में बता दिया, और रक्षात्मक युक्तियों के बारे में पढ़ते हैं तो रक्षात्मक युक्तियों के बारे में बता दिया, है ना। तो इस तरीके से कुछ मतलब बेसिक बातें बताई इसमें, कि आप इसमें जो जो भी पढ़ते हो ना वो हमको यहाँ देखना होगा। जैसे कि रक्षात्मक युक्तियां क्या होती है, इनडायरेक्ट तरीका होता है हमारे समस्या का समाधान का, है ना। बस फिनिश करेंगे, ये तो मुश्किल से बस 2-5 मिनट की बातें थी, है ना। तो रक्षात्मक युक्तियां पढ़ते हैं अपन इसमें हम कुछ मूल प्रवृत्तियां वगैरह जान लेते हैं, तो मूल प्रवृत्ति के बारे में पढ़ लेंगे इसमें अपन। इसके अलावा बस मूल प्रवृत्तियां होगी, रक्षात्मक युक्तियां हो गई, और देखो मूल प्रवृत्तियां है, अहम रक्षात्मक युक्तियां हैं, बस चिंता हो गई। देखो चिंता कहा ना, तो दुश्चिंता वगैरह अपन देख रहे हैं, आकारात्मक गत्यात्मक अभी देख लिया हमने इसमें। चलो तो तीनों चीजें पढ़े। देखो मूल प्रवृत्तियां जानते हो, आपके बचपन से आप में विद्यमान होती है, उसको मूल प्रवृत्ति कहते हैं। अहम रक्षात्मक जो जन्मजात भाव होता है ना, फीलिंग इमोशन होती है कि किसी को बुरे को, जैसे मान लो कोई मारे तो रोने लग जाना, ये मूल प्रवृत्तियां है। कोई मतलब कांटा लगे तो हाथ कांटे पे चला जाता है, ये सब मूल प्रवृत्ति। और इसके बाद रक्षात्मक युक्तियां क्या होती है, रक्षात्मक युक्तियां मतलब आप इनडायरेक्ट तरीका खोजते हो आपको अपने आप को सेटिस्फाइज करने का। मान लो आपको कोई चीज मिली नहीं तो कहोगे कि अच्छी नहीं, ऐसे। उसके बाद चिंता तो हम देख लेंगे, दुश्चिंता है, एक बिना फालतू की चिंता और किसी कारणवश चिंता करे, वो सब। देखो यहाँ पे मूल प्रवृत्तियां 2 बताई इन्होंने 2 ही बताई, इरोस और थैनाटोस। इरोस में क्या बताया इन्होंने कि वो मूल प्रवृत्ति जो आपकी ये पॉजिटिव मूल प्रवृत्ति है ना, मतलब जीवन जीने की इच्छा, और थैनाटोस ये नेगेटिव मूल प्रवृत्ति, मतलब कि मरने की इच्छा, कुछ काम करने का मन नहीं होना, वो सब, है ना। तो मूल प्रवृत्ति ये विध्वंसक कार्यों से इसका संबंध होता है, ये रचनात्मक है ना, ये क्रिएटिव कार्य से जुड़ी होती है। पहली वाली दूसरी वाली कुछ तबाह तहस नहस करने से जुड़ी होती है,
लिबिडो भी बताई इन्होंने, एक मूल प्रवृत्ति लिबिडो भी बताई। यह जीवन की मूल प्रवृत्ति होती है, काम प्रवृत्ति होती है। इरोस ये भी जीवन की मूल प्रवृत्ति होती है। और चिंता कितनी बताई इन्होंने, देखो वास्तविक चिंता, स्नायु विकृत चिंता और नैतिक चिंता। अब वो मूल प्रवृत्ति देख लिया हमने, 3 मूल प्रवृत्ति बताई, एक तो रचनात्मक वाली, एक मतलब सब बिगाड़ देने वाली, और एक काम प्रवृत्ति वाली, है ना। इस तरीके से हमने देखा। और चिंताएं कितनी बताई, एक तो रियल चिंता, एक स्नायु विकृति और नैतिक चिंता। देखो रियल चिंता, वास्तविक चिंता तो तनाव, तूफान, संकट, जो भी वास्तविक समस्या है उनके कारण। तंत्रिका वाली दुश्चिंता है, ये स्नायु विकृति वाली है ना, इसको तंत्रिका वाली भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ईड उपहार से खतरा उत्पन्न हो जाता है। ईड अगर उसके व्यक्तित्व मान लो ईड हावी हो गया था, ईड मतलब कि जो तीसरा सबसे निकृष्ट तरीका होगा ना मन का, सबसे बेकार वाला मन, अगर ये हावी हो गया तो भी दिक्कत आ सकती है, व्यक्तित्व बिगड़ सकता है। अगर ईड हावी हो गया तो व्यक्तित्व बिगड़ सकता है। तो ये तंत्रिका दुश्चिंता होगी, इसमें व्यक्ति को ईड उपहार से खतरा उत्पन्न हो जाता है। अब देखो एक होती है दुश्चिंता, नैतिक दुश्चिंता, तीसरी नैतिकता, है ना, कि जब हम ईगो और सुपर ईगो से दंडित करने का भय हो, जब ईगो को सुपर ईगो से दंडित, मतलब सुपर ईगो हम पे हावी है ना। तो इस तरीके से देखिए अहम रक्षात्मक, इसमें समाज ने स्थापित करने की रक्षात्मक, तो इसमें हम बैलेंस बनाने के लिए, ये नौकरी अच्छी नहीं इस वजह से, अच्छा वो नहीं लगी मेरे, इस तरीके से कहते हैं। तो ये हमने थोड़ा थोड़ा जान लिया। मूल प्रवृत्तियां 3 बता दी यहाँ पे, चिंताएं भी 3, एक तो वास्तविक चिंता, नैतिक चिंता। आप बहुत ज्यादा कि हाय अगर मैंने गरीब को भोजन नहीं दिया तो क्या होगा, है ना, उन 10 गरीबों में से मैंने एक को भोजन क्यों नहीं दिया, 9 को बांट दिया, 1 को क्यों नहीं दिया। नैतिक दुश्चिंता, मतलब आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे जाके आप चिंता करो, इसमें चिंता की जरूरत, 9 को दे दिया इनफ है ना, लेकिन नहीं फिर भी चिंता है। अब एक है हमने ये देख लिया नैतिक दुश्चिंता, वास्तविक दुश्चिंता। एक हो जाती है अपनी तंत्रिका वाली दुश्चिंता। ये क्या होती है कि आपके व्यक्तित्व पे ईड हावी हो रहा है, मतलब जो बचपना है ना कि आपको चाहिए ही चाहिए, वो हावी हो रहा है, तो ये भी चिंता का विषय है। ये हमने जान लिया। अब देखो यहाँ जाओ, फ्राइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत कुछ 5 अवस्था बताइए। यहाँ तो 1-2 अवस्था का जिक्र तो अपन यही पढ़ेंगे। पहली अवस्था मुख्य अवस्था होती है, मनोलैंगिक मतलब आप में कामुकता का विकास कैसे होता है। पहली अवस्था होती है मुख्य अवस्था, फिर दूसरी गुदा की, मुंह से सीधा अपन गुदा पे चले गए, उसके बाद फिर लिंग प्रधान अवस्था पे आ गया। यहाँ 2 ही अवस्था पढ़ेंगे। देखो जो मुख्य अवस्था होती है ना, मुख से मतलब बच्चा मुख से कामुकता का एहसास करता है, यानी 1 साल तक होती है। इसमें क्या बता रखा, देखो इसमें बालक मुख प्रदान होता है, इसका मुंह प्रदान होता है। इसमें मुंह के प्रदान से काम क्रियाएं करता, अंगूठा चूसना मकड़ा, मतलब कि कामुकता का स्रोत क्या है बच्चे का, अभी कामुकता कहाँ से उत्पन्न हो रही है, उसमें मुख से उत्पन्न हो रही है। जो भी काम क्रियाएं कर रहा है वो मुख के थ्रू कर रहा है, जैसे मुंह से लार गिराना वगैरह, बाबू दूध करना हो, और चूसना, अंगूठा चूसना वगैरह। मुंह में कोई भी चीज लेना तो मुंह में ले लेना, है ना, कोई भी चीज हाथ में लेना मुंह में ले लेना। इसके कम होने पर मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व तथा अधिक होने पर आक्रामक व्यक्तित्व बन जाता है। मतलब ये जरूरी है, बैलेंस मतलब थोड़ा बहुत होना जरूरी है ना। और कुछ इसको कितने भागों में बांट सकते अपन, मुखवर्ती चूषण और मुखवर्ती दंशावतान व्यवस्था। देखो एक वो होती है जिसमें अपन सिर्फ चीजों को चूस रहे हैं, तो इतना बेकार नहीं है, मतलब मुख से चूस रहे हैं, तो ये कामुकता ठीक लेवल की, इतनी भी ज्यादा ये नहीं, हाई नहीं, पर एक में हम काटने पे तोले हुए हैं ना। मुखवर्ती कुछ क्या कहते हैं काटने को, दंशवरान, तो ये बहुत बेकार अवस्था है। 6 महीने तक हम सिर्फ चूसी करते हैं तो चलो सामने वाले को इम्पेक्ट नहीं हो रहा। कामुकता ऐसी होती है ना, एक तो ऐसी कि चलो ठीक है थोड़ी लिमिट में, एक ऐसी मतलब बिल्कुल जानवरपन दिखाई देने लग गया, ठीक है। तो ये होती है अपने कुछ 6 से लेकर 12 साल में बच्चे में, तो मतलब वो काटने वगैरह लग जाता है, दांतों से काटना है ना, गुस्सा करने लगता है लोगों पर, स्तनपान, अंगूठा चूसना वगैरह, यह आत्म कामुकता की अवस्था होती है। ये हो गया। और मुख वाला देख लिया, 1 साल तक रहती है बच्चा मुख से कामुकता की अनुभूति कब तक करता है, साल भर तक करता है, उसको गुदा से करने लग जाता है। अब वो भी थोड़ा समझ गया, जैसे जनरली हम किशोर होते हैं कहाँ से कामुकता का एहसास करते हैं, लिंग से करते हैं हम जनरली, और उससे जस्ट ऊपर वाला बच्चा होता है ना वो गुदा से करता है ना, मल द्वार से करता है। 3 साल तक का बच्चा रहता है, मतलब मलमूत्र त्याग करना, उसको कामुकता का एहसास कराता है। तभी तो बच्चे बार बार प्राइवेट पार्ट को टच करते हैं, ये सब करते हैं 3 साल के बच्चे। इस वक्त बच्चा मलमूत्र संबंधित क्रियाओं से आनंद लेता है। इसमें ज्यादा या कम होने पर बालक का व्यक्तित्व आक्रमण, वही दोनों मतलब होना चाहिए थोड़ा बहुत, ये कहने का मतलब थोड़ा बहुत होना चाहिए। लिंग प्रधान अवस्था, देखो जो मेन सोर्स है कामुकता का, मेन कैसे कह सकते हैं, हर स्टेज का अपना अपना, ये किशोर अवस्था का है, तो बाकी दूसरी अवस्था होगा। लिंग प्रधान अवस्था है ना, ये 5 साल तक की होती है, बस ये तो अपन अगले में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जान लिया, मुख्य अवस्था हमने जान ली 1 साल भर तक रहती, होना जरूरी। और गुदा की अवस्था हमने जानी 3 साल भर तक रहती है ना। मुख्य अवस्था को 2 भागों में बांटा, बस ये इस तरीके से हमने सारा कुछ पढ़ लिया, कुछ खास तो था नहीं। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, हमने जाना कि ना जो फ्राइड का सिद्धांत है इसके 3 भाग हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि गति वाला, एक होता है स्ट्रक्चर वाला, संरचना वाला, सबसे पहला व्यक्तित्व की संरचना, एक होता है व्यक्तित्व में गति की, और लास्ट में हो जाता है अपने कुछ व्यक्तित्व का मनोलैंगिक विकास, ठीक है। तो पहले जो होता है ना व्यक्तित्व की संरचना, उसमें अपन व्यक्तित्व को लगभग 2 तरीके से बांट लेते हैं। एक तो हो जाता है हमारे कि व्यक्तित्व आपका चेतन है, अचेतन है, मतलब आकार में क्या हो सकता है, आकार में चेतन, अचेतन, अर्धचेतन वगैरह। वही गति में क्या हो सकता है, जैसे कि ईड है, सुपर ईगो है और ईगो है, इस तरीके से। अब आ जाते हैं सीधे दूसरे पर। दूसरा हो जाता है हमारे कुछ गति वाला, मनोगति की वाला। गति में बेसिकली ना आप मन को कह सकते हो कि मन बेसिकली गति में हम मन को क्या कह सकते हैं गति की में अपन, ये रक्षात्मक युक्तियां, ये तो हमारे लास्ट में आया था ना,
अच्छा, हाँ ठीक है। मनोगतिकी में यही तो आता है, हमारी रक्षात्मक युक्तियाँ आती है, हमारी हमारी भावना आती है, हमारी दुश्चिंता आती है। तो हमने जान लिया रक्षात्मक युक्तियाँ हमारी खाली किसको कहते हैं, खाली इतना जाना। और भावना फिर अपने रक्षात्मक युक्तियाँ हो गया, चिंताएं हो गया, फिर वही अपने ईगो मतलब क्या कहते हैं उसको अपन, मूल प्रवृत्तियाँ हो गई, ये सब पढ़ लिया हमने। और तीसरा वाला जाता है, लास्ट वाला जाता आता है हमारे कुछ व्यक्तित्व का मनोभूति के विकास, जिसकी है ना कुछ 5 अवस्था, जिसमें मुख्य अवस्था और गुदा की अवस्था पड़ी। इस तरीके से हमने अच्छे से पढ़ लिया। ओके, देन बस इस तरीके से हमने क्या क्या जाना। देखो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ना फ्राइड के जो तीन पार्ट बताए ना उसने अपने सिद्धांत के, उन तीनों ही पार्ट को अच्छे से पढ़ लिया। एक तो आकार का होता है, दूसरा गति वाला होता है, और तीसरा मनोलैंगिक वाला होता है। आकार में हम दो तरीके से डिवाइड कर पढ़ते हैं, एक तो चेतन अचेतन और चेतन मन को पढ़ते हैं, दूसरा हम उनको पढ़ते हैं कि ये ईड होता है, सुपर ईगो होता है, और ईड है, ईगो है, सुपर ईगो। ठीक है, इस तरीके से पढ़ते हैं। उसके बाद हम मनोगतिकी को पढ़ते हैं। गतिकी में क्या होता है कि बेसिकली हमको मूल प्रवृत्ति के बारे में पढ़ना होता है, हमको दुश्चिंता के बारे में पढ़ना, मतलब चिंताओं के बारे में पढ़ना होता है, रक्षात्मक युक्ति के बारे में पढ़ना होता है। इन तीनों टॉपिक को हमने पढ़ लिया। उसके बाद जो लास्ट आ जाता है मनोलैंगिक विकास। मनोलैंगिक विकास में ना इस मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत को बताते हैं, जिसमें हमने 2 अवस्था, मुख्य अवस्था कौन सी थी, उसके बाद गुदा की अवस्था क्या होता है, ये सब पढ़ लिया। तो इस तरीके से हमने मोटा मोटी इस फ्राइड को कंप्लीट कर लिया, क्योंकि ये तीसरा ही तो चल रहा था हमारा, तीसरा वो नेक्स्ट सेशन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि फ्राइड के जो व्यक्तित्व का सिद्धांत है ना, इसको हम 3 भाग कर सकते हैं, और 3 भाग में हमने डिटेल से पढ़ा। पहला भाग कर सकते हैं अपन की व्यक्तित्व की संरचना कैसी होती है। तो इसमें संरचना में हम दो आधार पर पढ़ते हैं, एक तो आकार हो गया, एक गति हो गया। तो आकार के आधार पर चेतन है, अचेतन है, अर्धचेतन है। गति के आधार पर हम ईड, ईगो, सुपर ईगो, इस तरीके से कहते हैं। उसका दूसरा आ जाता है जिसमें अपन गति की कहते हैं। गति में भी हम 3 चीजें देखते हैं, या तो आपको मूल प्रवृत्तियां पढ़नी होगी, चिंताएं पढ़नी होगी, या फिर आपको अहम रक्षात्मक युक्तियां पढ़नी होगी। तो अपन मूल प्रवृत्तियां पढ़ लेते हैं ना। मूल प्रवृत्तियां इसने थेनाटोस है, इरोज है, थेनाटोस है और लिबिडो, इस तरीके से 3 बताए। दुश्चिंता भी 3 बताई। एक तो यथार्थ वाली हो जाती है, नैतिकता वाली हो जाती है, एक दुश्चिंता हो जाती है जो आपकी एक रियलिटी बेस्ड है, एक यथार्थ वाली, और एक और तंत्रिका दुश्चिंता है ना, जिसमें आपकी ईड, आपका ईड हावी हो रहा है, मतलब आपका पशुत्व हावी हो रहा है आपके व्यक्तित्व पर। ये भी मतलब चिंता का विषय। उसके बाद अहम रक्षात्मक युक्तियां होती है, इनडायरेक्टली तरीके से अपने आप को सेटिस्फाई करना। उसके बाद हमने लास्ट में मनोगति के सिद्धांत पढ़ा, जिसमें 2 अवस्था पड़ी, मुख वाली और गुदा वाली। मुख वाली में मतलब 1 साल तक बच्चा इसी से कामुकता का एहसास करता है, गुदा वाली में 3 साल तक करता है। 2 अवस्था होती है, इसमें चूसना करना और उसके बाद दंशावतरण काटना वगैरह। इसकी तो कुछ खास बताया नहीं गया। तो इस तरीके से हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया। अब जैसा कि अपन करते हैं 3-4 बार अच्छे से रिवाइज करने के बाद एक बार नोट्स बना लेते हैं। तो 107 पेज में देख लेते हैं हमने, है ना, कुछ कौन सा देखा, 107 अच्छे से पढ़ चुके। ठीक है, तो 108 में देख लेते हैं। 108 में हमने बेसिकली क्या जाना, तो हमने ना फ्राइड के सिद्धांत को देखा। फ्राइड के सिद्धांत में हमने 3 पोर्शन पढ़े। सबसे पहले कहते हैं व्यक्तित्व की मनोगति की, व्यक्तित्व संरचना है ना, व्यक्तित्व संरचना को पढ़ा हमने, व्यक्तित्व संरचना को पढ़ा। फिर हमने व्यक्तित्व की मनोगति को पढ़ा, व्यक्तित्व गतिकी को पढ़ा। ओके, देन लास्ट में हमने व्यक्तित्व के मनोगति की, और फिर अपने लास्ट में व्यक्तित्व मनोलैंगिक विकास, व्यक्तित्व का मनोलैंगिक। ठीक है, इस तरीके से पढ़ते हैं हम। तो हमने पढ़ा कि व्यक्तित्व की संरचना हम 2 तरीके से पढ़ते हैं, तो आकार देख लो और एक कुछ गति देख लो। तो आकार में तो हम चेतन है ना, अचेतन है और अर्धचेतन, इस तरीके से देख लेते हैं। और गति में ईड है, ईगो है और सुपर ईगो, इस तरीके से देख लेते हैं। और वहीं यहाँ पे मनोगति में 3 कॉन्सेप्ट देखते हैं, छोटे छोटे से हैं, जैसे कि चिंता क्या होता है, जैसे कि अहम रक्षात्मक युक्ति क्या होता है, और सबसे पहले है ना मूल प्रवृत्तियाँ, इरोज, थेनाटोस, लिबिडो, ये सब। मनोगति की हमने 2 अवस्थाएं पढ़ी, एक तो मुख अवस्था पढ़ते हैं और गुदी अवस्था पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस थोड़ा समय काल 1 साल तक 3 साल तक, और फिर इसके प्रकार भी यहाँ तो कुछ बताए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पेज नंबर 107 108 को अच्छे से पढ़ लिया। ओके, मिलते हैं पेज नंबर 109 में।